Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 अक्टूबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है कोस्टा रिका को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 1997 के प्रीलिम्स में। आपको मालूम होगा हम लोग डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलता है कि सिल्वर कॉइन को इशू किया गया था गुप्तास के द्वारा। अब वो जो सिल्वर कॉइन गुप्ता ने इशू किया था, उस सिल्वर कॉइन को क्या बोला जाता था, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर डायरेक्टली मालूम होगा। नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, रूपक, कृषपन, दिनार या फिर पाना। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना सर्च करके, अगर नहीं मालूम है तो। बाय द वे जो इसका आंसर है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा है, तो डेली बेसिस पर आप लोग यहाँ पर इसका आंसर बताते हो, उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर इसका आंसर देना है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर हम इसको एक अल्टीमेट लेवल पर एक्सपेंड करें। तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो इस आर्टिकल के अंदर किस किस चीज़ों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले बात की गई, देखो जो ब्यूरोक्रेसी है आज के टाइम पर, या फिर एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया है स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स को। आज के टाइम पर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा बहुत सारे एट्रोसिटीज़ करे जा रहे हैं। एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कस्टोडियल वायलेंस हो गया, कस्टोडियल डेथ हो गई, क्योंकि कस्टडी में किसी को लिया जाता है उसके प्रति इतना ज़्यादा वायलेंस होता है, या फिर वो उस कस्टडी में जिस व्यक्ति को लिया है उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी जो कंडीशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, इनका कहना यह है कि एक पैनल बनाया जाएगा और वो पैनल इन्वेस्टिगेशन करेगा इन सारी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग। देखो बहुत सारी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गई हैं इस पूरे इशू के रिगार्डिंग। बहुत सारे जो कॉमन मैन हैं उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट्स डाली हैं कि जो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा बहुत सारी एट्रोसिटीज़ करी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन सारी कंप्लेंट्स को देखने के लिए एक स्पेशल पैनल होगा और जो भी यहाँ पर पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। और इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कहना है, देखो हम लोग भी काफ़ी हद तक परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है पर्टिकुलरली पुलिस ऑफिसर्स जो आज के टाइम पर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने केसेस बहुत सारे देखे, गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, यहाँ सभी जगह पर कस्टोडियल वायलेंस के, कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिले हैं। बाय द वे आर्टिकल में इतना ही है, लेकिन अगर हम लोग इसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंड करते हैं ना, तो हाल ही में एक आर्टिकल हमने और डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही एक स्टेटमेंट था कि जो कस्टोडियल वायलेंस है या फिर जो कस्टोडियल डेथ है आज के टाइम पर सबसे बड़ा एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और ये वायलेशन हो रहा है पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू। अब बाय द वे कस्टोडियल वायलेंस है क्या एग्जैक्टली, मैं इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जुडिशरी, सोशल एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन सारी चीज़ों से इन सारे टॉपिक्स आप रिलेट कर सकते हो। बाय द वे जो यूपीएससी के सिलेबस से बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम पर उसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आज पक्का यहाँ पर मैं डाल दूंगा उस सिलेबस को, आप लोग जाकर देख लेना। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सबसे पहली बात आर्टिकल न्यूज़ में भी था हाल ही में। क्यों था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे स्टेटमेंट दिया कि आज के टाइम पर कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल टॉर्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर जो पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है, ये आज के टाइम पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। ये पहले ही बात बोली गई है और कस्टोडियल वायलेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लगातार न्यूज़ में रहता है, बहुत सारे इशूज़ हम लोग को लगातार देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कस्टोडियल वायलेंस का एक डेटे के बारे में, तो जो डेटा है एनसीआरबी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
आलोक के द्वारा। एनसीआरबी क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, एनसीआरबी के बारे में आगे भी आज चर्चा हुई है। तो इसने डेटा बताया कि लगभग 2001 से लेकर 2018 के बीच में लगभग आप कह सकते हो 26 पुलिसमैन को कॉन्विक्ट किया गया, 26 पुलिसमैन को यहाँ पर दोषी साबित किया गया कि इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कस्टोडियल वायलेंस किया है। हालांकि जो कस्टोडियल डेथ हुई है भारत के अंदर 2001 से लेकर 2018 के बीच में वो 1727 के आसपास हुई है, 1727 के आसपास देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि मतलब देखो वायलेंस तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी जो एक तरीके से बहुत कम पुलिस वाले कॉन्विक्टेड हैं इन वायलेंस के रिगार्डिंग, बहुत कम पुलिस वालों के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेप्स लिया गया है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा को छोड़ने के बाद, ठीक है, कोई भी पुलिसमैन दूसरी और जगह से एक तरीके से कॉन्विक्ट नहीं साबित हुआ है, दूसरी जगह से यहाँ पर एक तरीके से दोषी साबित नहीं हुआ है। मतलब कि आपको इन्हीं कुछ एरियाज के अंदर देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये पुलिसमैन कॉन्विक्ट साबित हुए हैं और यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस या कस्टोडियल डेथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आज के टाइम पर कंट्री में काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। इसके पीछे के मेजर रीजंस ये भी है कि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी केस होता है उसको बहुत लंबा खींच दिया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए तो लेंथी जुडिशियल प्रोसेस है उसकी वजह से भी हो जाता है। प्लस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन हमारा है नहीं। ठीक है, और क्या करना चाहिए हम लोग को, जो कस्टोडियल वायलेंस है इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। बहुत सारी जगह पर कस्टोडियल वायलेंस को क्रिमिनलाइज किया गया है। प्लस उसके बाद आपको पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो, इसी वजह से मैंने आपको वापस से इसको रिवाइज करवाया है। ओके, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आएंगे सेकंड आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल है जीएसटी कलेक्शन के बारे में। अब आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है तो आपको मालूम है जीएसटी हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड है और इकोनॉमी का सेक्शन आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जीएस पेपर 3 में आते हैं। तो जीएसटी कलेक्शन हम लोगों ने देखा है पिछले 5 महीने से सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हो पिछले 5 महीने के अंदर बात करें तो पिछले 5 महीने से भी सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है सितंबर के महीने का। अभी आपको मालूम है सितंबर का महीना निकल चुका, अक्टूबर का महीना लग चुका है, आज 2 अक्टूबर है। तो सितंबर के महीने का डेटा के द्वारा पता ये लगाया गया पूरे सितंबर के महीने में जो जीएसटी कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिला, पिछले 5 महीनों से भी सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिला। लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर ये रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है सितंबर के महीने में और इन्होंने अपना एक खुद का रिकॉर्ड बना दिया है। ये स्टेटमेंट दिया हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने के लिए, देखो ये डेटा हर महीने पब्लिश होता रहता है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, जीएसटी वाला टॉपिक आपको पढ़ के रखना है, जीएसटी के बारे में आपको नोट्स प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि जीएसटी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसका यहाँ पर जीएसटी एक्जैक्टली क्या होती है आप सभी को डिटेल में मालूम होगा। चलो तब भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी भी यहाँ पे लोग हैं जो कि मतलब मेरे पास मैसेजेस आते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स इवन यहाँ पर इसको वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब पूरा बेसिक से क्लियर कर दिया करो। ठीक है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस पिक्चर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर को बाय द वे मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर रखा है। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको ये भी देना चाहूँगा, टेलीग्राम के हमारे 2 चैनल हैं, एक दीपक यादव एजुकेशन वाला है और दूसरा दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स वाला है। दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं और आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सब मिल जाता है, जो भी अपडेट होता है। साथ ही साथ नोट्स वाले चैनल पर सारे पिक्चर्स जितने भी हम नोट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी हमने कस्टोडियल वायलेंस वाला नीचे की साइड देखा था, वो सब आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। जिसके पीडीएफ में ये सारे नोट्स ओपन नहीं होते हैं वो यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आपको मालूम है होगा 2017 में लेकर आया गया और मतलब इसने वैट को रिप्लेस किया। देखो पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, अलग अलग टैक्सेस जैसे कि ऑक्ट्रॉय हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो इन सब टैक्सेस को ख़त्म करके एक ही टैक्स यहाँ पर लाया गया। ठीक है, आपको मालूम होगा। फिर इस टैक्स के अंदर अलग अलग स्लैब्स रखी गई थी, पूरा का पूरा यहाँ पर एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ। क्या हो रहा था उस समय जब यहाँ पर केंद्र सरकार जीएसटी टैक्स को ला रही थी, तो उस समय जो स्टेट्स हैं, जो राज्य सरकार है वो तैयार हो नहीं रही थी, तो राज्य सरकार के लिए कंपनसेशन रखा गया कि इनको हम लोग कंपनसेशन देंगे आने वाले 5 साल में। अब स्टेट्स क्यों नहीं तैयार हो रहे थे, स्टेट्स को पता था कि अगर जैसी जीएसटी लागू होता है हमको होगा बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इसी वजह से इसके अगेंस्ट में रहे कि देखो यहाँ पर हमें नुकसान हो जाएगा, तो सरकार ने बोला कोई नुकसान नहीं होगा, आने वाले 5 सालों में हम आपको कंपनसेशन देते रहेंगे, कुछ पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, जीएसटी लागू करने दो। और उसी बात यहाँ पर ये एग्रीमेंट हो चुका था और जीएसटी यहाँ पर ये लागू हो चुकी थी। अब जीएसटी के अंदर यहाँ पर आपको मालूम होगा 4 लगभग स्लैब रेट को डिस्कस किया गया। 4 स्लैब रेट्स तय करे गए, वो कौन कौन से हैं, मतलब जीएसटी के अंदर आपको 5% का जीएसटी देखने को मिलेगा। ठीक है, सब मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर 12%, 18% और मैक्सिमम 28% जीएसटी लगती है। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स हो गए, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा 28% की हाईएस्ट जीएसटी लगती है, ये आपको मालूम होगा।
अब जीएसटी के अंदर आपको दो तीन कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, जैसे कि एक होता है सीजीएसटी, ठीक है, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सीजीएसटी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी को बोलते हैं स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपको मालूम होगा कि किसी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर यहाँ पर टैक्स लगा। अब मान लो यहाँ पर यूपी के अंदर एक टैक्स लग गया, ठीक है, यूपी के अंदर इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है। अब जब वो टैक्स लगेगा ना, मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% का टैक्स लगा हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल XYZ है, 18% उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अब वो टैक्स कैसे बटेगा, तो आपको ध्यान देना है, जो यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है एक्स, कोई प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर इसके ऊपर 18% टैक्स लगा हुआ है, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, 18% टैक्स दिया। अब ये टैक्स कैसे बटेगा, देखो आधा आधा बटेगा, 9% तो जाएगा सेंट्रल के पास जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, और 9% जाएगा स्टेट के पास जिसको बोलते हैं एसजीएसटी। तो 9 9 18 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये टैक्स पे होता है। अब बात करते हैं आईजीएसटी की, तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप यहाँ पर परचेज करोगे, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब आप इंपोर्ट कर रहे होगे, मतलब आपने जब यहाँ पर जैसे यूपी के अंदर हो आप, अब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो महाराष्ट्र से या फिर किसी और स्टेट से परचेज कर रहे हो, तब आपको यहाँ पर आईजीएसटी देना होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना होता है, और ये भी इसी प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। ओके, नाउ ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे मतलब होप है सभी लोगों को मालूम होगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया इसके बारे में हो जाना चाहिए। अब उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये पे जो पिक्चर है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसके अंदर एक डेटा है जो कि हम लोग अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मालूम होगा आज का जो मॉर्निंग वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो है, देखो डेली करंट अफेयर का वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड होता है इस चैनल पर सुबह 5 बजे, उसको भी देखा करो, ठीक है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको भी देखा करो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, या फिर पीआईबी में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं जो कि द हिंदू में कवर नहीं हो पाते हैं। ये मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है, और लगभग हम लोग जब से डेली करंट अफेयर कवर कर रहे हैं बहुत डिटेल में, जब से हमने कवर करना चालू किया है, तब से मैंने ये चीज़ें बहुत नोटिफाई करी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि डायरेक्टली वहाँ पर कवर करे गए, इंडियन एक्सप्रेस में कवर किए गए और उसमें कवर किए गए। तो मैं वहाँ पर जो डेली करंट अफेयर का वाला वीडियो है, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जो कि एक्सप्लेन पेज पर भी आते हैं। साथ ही साथ जो पीआईबी है उसके आर्टिकल्स भी डिस्कस करे जाते हैं। डाउन टू अर्थ की जो मैगजीन है वो भी मैं वहाँ पे कवर करता रहता हूँ, तो आप लोग उसके ऊपर भी ध्यान दिया करो क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पर द हिंदू का वीडियो तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर करके देने की। अब देखो इस आर्टिकल में बात करी गई है एल्डर लाइन के बारे में। अब आपको मालूम होगा एल्डर लाइन को लाया गया है। एल्डर लाइन मतलब जो भी एक तरीके से एज्ड पीपल है, जो भी बूढ़े लोग हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाई जा सके, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, और टोल फ्री नंबर है 14567, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्यों आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर एक डेटा है जिसका आप लोग डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्ट्स हैं इसके अंदर कुछ हमें समझने के लिए, प्लस आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के अंदर आपके एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू एल्डरली, तो यहाँ पर इश्यूज रिलेटेड टू एल्डरली प्लस ये जो करंट इशू है ना, ये भी यहाँ पर इसी से रिलेट हो रहा है प्रॉपरली। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूज़ में क्या कि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया एल्डर लाइन को। अब यहाँ पर पहली बार ये पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14567, ये हेल्पलाइन नंबर है सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया गया है। और ये किस दिन लॉन्च किया गया, ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस के दिन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसको हम लोग हर साल 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये हेल्पलाइन नंबर है बेसिकली ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, गाइडेंस देगा, इमोशनल सपोर्ट देगा जो भी एल्डर पर्सन है, एजड पीपल हैं उनको, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, हो सकती है रिगार्डिंग पेंशन, मेडिकल या कोई लीगल इश्यूज हो रहा है, इन सब के रिगार्डिंग यहाँ पर इस टोल फ्री नंबर से असिस्टेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं ज़रूरत क्या है इसकी। देखो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक स्टडी पब्लिश हुई थी, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। इसने बताया कि इंडिया 2050 तक इंडिया के पास लगभग 319 मिलियन एल्डरली पीपल होंगे, मतलब इतने लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक एल्डर हो चुके होंगे, ऐसा यहाँ पर इस स्टडी ने पब्लिश किया है। आज के टाइम पर 120 मिलियन के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 2050 तक ये लोग काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल चैलेंजेस हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो या फिर लीगल चैलेंजेस हो, इन सबको फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत था ऐसा टोल फ्री नंबर आने का। साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक ने सबसे ज़्यादा सिचुएशन बेकार करी है सीनियर सिटीजन्स की। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो जो एल्डरली पीपल हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग मतलब कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया। टोल फ्री नंबर के साथ साथ आप कह सकते हो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एल्डर पीपल के इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। और वो इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री व्यय
वंदना योजना, देन उसके बाद वयोश्रेष्ठ सम्मान, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इनिशिएटिव्स है। देखो हर एक स्कीम के रिगार्डिंग आपको कुछ ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर देखे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन किया है कि ये कौन सी स्कीम है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। चैलेंजेस के साथ साथ सरकार के और क्या क्या इनिशिएटिव हैं इसी के रिगार्डिंग जो कि काम करते हैं, तो इनिशिएटिव भी आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, अब बात आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बात करी गई है ब्लड प्रेशर के बारे में। बीपी और जो कोलेस्ट्रॉल है आज के टाइम पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की बॉडी के अंदर। ये होना नहीं चाहिए, ये कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फिर भी एक नॉर्मल लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। डायबिटीज़ आज के टाइम पर इंडिया के अंदर सबसे एक तरीके से कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। डायबिटीज़ जिसको हम लोग शुगर वगैरह भी बोलते हैं, शुगर लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। इंडिया के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ है, लगभग आज के टाइम पर मोर देन 95,000 चिल्ड्रन टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो डायबिटीज़ की सिचुएशन आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम लोग एजेस के हिसाब से बात करें तो बहुत सारा यहाँ पर डेटा दिया गया है, इतने साल से इतने साल तक के लोगों के अंदर डायबिटीज़ यहाँ पर है। देखो डेटा में पब्लिश हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग लिए गए। यहाँ पे पता ये चला कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। ऐसा यहाँ पर इस स्टडी के अंदर पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से डायबिटीज़ को लेकर टारगेट किया गया है कि इंडिया के अंदर आपको ये मतलब कि बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, तो इसको आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना है, हमेशा यहाँ पर इसको चेक करते रहना है। देखो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज के टाइम पर बन चुका है। इनफैक्ट आज के टाइम पर हम लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा अनहेल्दी भी खा रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके रखना है, इसको बार बार चेक करो। और प्लस उसके बाद यहाँ पर जितने हम लोग इसके रिगार्डिंग मेजर्स उठा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि स्टडी के अंदर पता ये चला है कि जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी उनकी डेथ बहुत जल्दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपको मालूम होगा आज 2 अक्टूबर भी है और आज गांधी जयंती भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग बताना आप लोगों को भूल गया था। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है। यहाँ पर बात हो रही है जो पंजाब के आज के टाइम पर नए चीफ मिनिस्टर हैं, आपको मालूम होगा कौन है, वो है चरणजीत सिंह चन्नी। इनकी मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, फ्राइडे में इन्होंने बातचीत करी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जोर दिया है कि कहीं ना कहीं जो फार्म लॉज हैं इनको विड्रॉ कर लें। फार्म लॉज आपको मालूम होगा जिसके रिगार्डिंग काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ उन्हीं की बात हो रही है, उनको विड्रॉ करने की बात हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने एक टॉपिक तो ये उठाया, दूसरा टॉपिक इन्होंने बोला जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको भी ओपन कर दिया जाए, उसको रीओपन कर दिया जाए बेसिकली। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, देखो फार्म लॉज के बारे में आपको बता दूंगा, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। करतारपुर कॉरिडोर का बारे में क्वेश्चन ये बताना है, ये कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब के अंदर कौन सा श्राइन है जो इसको कनेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की कौन से श्राइन से, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यहाँ पर मैंने चलो आपको बता ही दिया करतारपुर कॉरिडोर के बारे में कहाँ से कहाँ तक आपको कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो इसको भी रीओपन करने की बात की गई है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर भी लगा दिए गए थे। बाय द वे फार्म लॉस के बारे में बात करते हुए, क्योंकि फार्म लॉस एक बर्निंग टॉपिक बन चुका है आज के टाइम का, साल भर हो चुका है लगातार चर्चा में, रेगुलर बेसिस पर, ऐसा कोई सा भी महीना नहीं है, कोई सा भी सप्ताह नहीं है जहाँ पर ये आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में ना देखने को मिले। तो फार्म लॉस को यहाँ पे विड्रॉ करने को बोला। एग्जैक्टली फार्म लॉस क्या थे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ अगेन। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा 3 बिल्स पास करे गए थे, ठीक है। वो 3 बिल्स कौन कौन से, एक था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये 3 बिल्स ही थे बेसिकली जिसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। अब ये जो तीनों बिल हैं इनके अपने अपने प्रोज भी हैं और अपने अपने कॉन्स भी हैं, मतलब इनके अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला आपको जो बिल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फार्मर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फार्मर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, प्लस मार्केट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, इनको एक अच्छा कॉस्ट मिल सकता है, ये बोला गया। लेकिन दूसरा कंसर्न वाली बात ये थी कि जो APMC एक्ट के अंदर में जो भी मंडीज आती हैं, ठीक है, वहाँ पर फार्मर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो MSP है इसके बारे में इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया था। देखो इस बिल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी, मंडी के बारे में मेंशन नहीं था और MSP के बारे में मेंशन नहीं था। इसी वजह से ये एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो बिल हैं
हैं इनको वापस से सरकार विड्रॉ कर ले और हमें एमएसपी लंबे समय तक देती रहे। ठीक है, इनका कहना यह है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इनको लंबे समय तक मिलता रहे। अब सरकार जो है इसको राज़ी नहीं कर रही है कि हम लोग एवरी टाइम यहाँ पर एमएसपी दे पाएंगे, यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है हर समय दे पाएंगे, इसको यहाँ पर सरकार एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी को लेकर यहाँ पर मेन जो है मुद्दा आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा बिल आपको ये देखने को मिल रहा होगा, इसके भी अपने प्रोज हैं। यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट फार्मर्स होंगे, सॉरी यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे वो एक तरीके से उनको राइट टू एंटर मिल जाएगा। ये लोग बड़े बड़े एग्री बिजनेस फर्म्स के अंदर प्रोसेसर्स, होलसेलर्स के साथ यहाँ पर अपना जो भी ट्रेड है वो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, वो कहीं ना कहीं इंडियन फूड एग्रीकल्चर बिजनेस को डोमिनेट करने लगेंगे। तो काफ़ी टाइम चलने के बाद यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनीज डोमिनेट कर सकती हैं, ये दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल आपको देखने को मिल पाएगा। यहाँ पर क्या है ना कि इस बिल के अंदर दिक्कत ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको फ्रीडम मिल चुकी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कमोडिटीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो अपने पास स्टॉक करके रख सकती है, अपने पास जमा करके रख सकती हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले एक लिमिट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर वो लिमिट हटा दी गई। अब आप कह सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास चांस ये है कि बहुत सारा यहाँ पर स्टॉक वो लिमिट करके रख सकती है। इससे यहाँ पर फार्मर्स को काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पर फार्म बिल्स थे, इसके रिगार्डिंग क्या इशूज़ हैं, आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुके होंगे। उसका एक आर्टिकल आपको बराबर में ये दिख रहा होगा, आज के टाइम का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मिशंस लॉन्च करे हैं सिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ये आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया है, मैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा एडिटोरियल पर। ओके, तो यहाँ पर वापस से आर्टिकल डिस्कस करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर बात करी गई है रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल GS पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जाती है, ये सब आपको यहाँ पर पॉलिटी के अंदर जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है उसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया गया है। अभी हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो जो इंडियन सिटीजनशिप है यहाँ पे बात करी गई कैसे त्यागी जाती है, कैसे यहाँ पे आप इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब वो भी एग्जैक्टली यहाँ पर ये बोला गया, उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया गया है। आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर भारतीय ये जो सिटीजनशिप है इसको अगर छोड़नी है, इसको त्यागनी है, तो रिनेंसिएशन मतलब इसको त्याग देना। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया इस प्रोसेस को कि जो इंडियंस है, जो भी चाहते हैं यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप को छोड़ना, जो भी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ काम है नहीं। उनको यहाँ पर एक तरीके से डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑनलाइन, और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे। लेकिन अब यहाँ पर समझ लो एक डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग लिख के रख सकते हो, अपना कहीं पर भी कोट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल आता है तो लगभग 2015 से 2019 के बीच में बताया गया 6.7 लाख इंडियंस ने यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है, अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा है। तो इंडियंस ने यहाँ पर रिनाउंस किया अपनी सिटीजनशिप को, कितने लोगों ने, 6.7 लाख लोगों ने। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन से साल में कितने कितने लाख लोगों ने किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक ही छोटा सा डेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, अब मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, सितंबर 16 में जारी करी थी कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्म को फिल करने के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म है जो कि भरा जाएगा, उसको भरने के बाद उसको डाउनलोड करना है, साइन करना है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है वहाँ पर जाकर जमा कर देना है। आप सबमिट कर दोगे, हो जाएगा काम, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, बात करता है यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बारे में। जब भी हम लोग इंडिया के साथ दूसरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला साहब, ये आज के टाइम पर निकल चुके हैं, 4 दिन की विजिट पर हैं श्रीलंका में। अब 4 दिन की विजिट पर जाएंगे ये श्रीलंका में। अब लगातार 4 दिन तक जो भी बातचीत होगी वो हम लोग को बाद में पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले बात ये की जा रही है कि ये डिस्कशन होगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा होगी, और काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि हमने अपने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को वापस से हम लोग बना सकें, वापस से मेंटेन कर सकें, क्योंकि आज के टाइम पर दोनों के रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा, इसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा अपडेट कल भी था, जो एक तरीके से ईस्ट कोस्ट टर्मिनल है। यहाँ पर क्या है, मैं आपको मैप थोड़ा सा बना के समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका का मैप कुछ इस प्रकार से नीचे की साइड है ना। अब यहाँ पर क्या है, इधर जो ईस्टर्न साइड है, इधर आपको यहाँ पर जो यहाँ पर जो ईस्टर्न साइड है आपको इधर ईस्ट कोस्ट टर्मिनल देखने को मिलेगा, इधर जो वेस्टर्न साइड है आपको इधर वेस्ट कोस्ट टर्मिनल देखने को मिलेगा। हो क्या रहा था, इंडिया और जापान मिलकर ईस्ट कोस्ट टर्मिनल को बना रहे थे। ठीक है, अब ईस्ट कोस्ट टर्मिनल को बना तो रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने एंड वक्त पर मना कर दिया। इन्होंने बोला आप ये वाला टर्मिनल मत बनाओ, आप वेस्ट कोस्ट वाला टर्मिनल बना लेना, यहाँ पे आप लोग काम कर लेना।
ठीक है। और यहाँ पर ये काम दे दिया चाइना को। आप कह सकते हो चाइना का आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। हम्बनतोता पोर्ट पूरा परचेज कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारी जगह पर कोलंबो पोर्ट सिटी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है पूरी तरह से चाइना अपना, ठीक है। आज के टाइम पर श्रीलंका को पूरी तरह से डेट ट्रैप में फंसा रखा है, डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा दिया। अब डेट ट्रैप क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा दे देना, फिर उसके बाद वो कंट्री इतना पैसा चुका ही ना पाए, इतना पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। अब आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पर श्रीलंका ने ये काम किया, ये इंडिया के हाथ से प्रोजेक्ट ले लिया इसको, हालांकि इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री श्रीलंका और उसने ये काम करके ये काम किया, इसकी वजह से रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हुए। लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के लिए एक तरीके से यहाँ पर डील भी साइन हो चुकी है। जो अडानी पोर्ट है वो यहाँ पर आप कह सकते हो ये इस तरीके से पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं, उनके साथ यहाँ पर डील हो चुकी है। प्लस उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो गए हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कहीं ना कहीं इस रिलेशन को मेंटेन करने के, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो ये विजिट है इसको हम लोग देख पाएंगे ऐसा, ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के टाइज को रीसेट कर पाएगा, क्योंकि वो जो टाइज हैं वो खराब हो चुके थे ईस्ट कोस्ट टर्मिनल की वजह से। मैंने आपको बताया ईस्ट कोस्ट टर्मिनल क्या है, उसका जो प्रोजेक्ट वो चाइना के हाथ में दिया गया, इंडिया के हाथ से ले लिया गया था वो प्रोजेक्ट, इस वजह से यहाँ पर हुआ। और जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है आज के टाइम पर इंडिया बनाएगा, जो अडानी पोर्ट है उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है श्रीलंका के साथ, थर्सडे में ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जैसे कि हम मतलब रेगुलर बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको मालूम होगा उसके बारे में, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अगेन यहाँ पर रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हो। इंडिया और यूके के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया और यूके के बीच में एक छोटे से मुद्दे पर काफ़ी डिस्प्यूट हो गया। अब यूनाइटेड किंगडम की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इंडिया ने अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को एक करारा जवाब दे दिया है, उन्हीं के यहाँ पर आपका तरीके से यहाँ पे जवाब दिया है। कैसा? तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था, इनकी अपनी एक पॉलिसी चल रही थी, पॉलिसी के अंदर इन्होंने बोला कि इंडियन सिटीजन्स जो भी यूके के अंदर जाएंगे, ध्यान से सुनना, जो भी भारत के लोग हैं अगर यूके के अंदर जाते हैं, भले ही उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी हो, तब भी उन्हें 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा यूके के अंदर। ये यूके के अंदर पॉलिसी चल रही थी। इंडिया ने ये मुद्दा उठाया, इन्होंने बोला ऐसा क्यों, जब इंडियन यहाँ पर वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं, फुली वैक्सीनेट होने के बाद आपको सारा रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं, तब भी आप क्वारंटीन क्यों कर रहे हो? तो यूके ने तब भी इस बात को सुना नहीं, तो इंडिया ने यहाँ पर इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था। आपको मालूम होगा अभी हमने 3-4 दिन पहले यहाँ पर इस आर्टिकल को लगातार 2 दिन कवर किया था। अब इसके रिटेलिएशन में क्या किया, इंडिया ने टिट फॉर टैट वाला ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इंडिया ने भी बोला अब हम भी ऐसा करेंगे, अगर यूके का कोई नेशनल आता है हमारी कंट्री के अंदर, तो एक तो फुली वैक्सीनेट होना चाहिए, प्लस उसका 78 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर जब आएगा तो उसको 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा। तो मतलब इंडिया ने रिटेलिएटरी जो टिट फॉर टैट वाले ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दिए हैं यूके नेशनल्स के ऊपर, ये यहाँ पर बताया गया। ओके, सिंपल सा आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं और क्या हमारे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये बात करता है ड्रोन के बारे में। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जो सीड बॉल्स होती हैं उनको फैलाने के लिए। देखो जो सीड बॉल्स होंगे, जो बीज होते हैं, इनको फैलाया जाएगा ड्रोन की मदद से, ड्रोन की मदद से छिड़का जाएगा। इससे क्या होगा, रीफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा, जो हरियाली है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो बीज हैं यहाँ पर पेड़ पौधों के वो डाले जाएंगे, उससे यहाँ पर हरियाली निकलती आएगी। और ये काम किया गया है अभी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ड्रोन है इससे यहाँ पर डाले गए हैं जो बीज वगैरह हैदराबाद के अंदर, ऐसा बोला गया। सिटी बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, काफ़ी अच्छा आइडिया है। यहाँ पर ये मारुत ड्रोन्स हैं, ठीक है, ड्रोन का नाम है मारुत ड्रोन। और जो बेसिकली जो ड्रोन है ना, इनको पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए, वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए। नाउ अब यहाँ पर एक और नया चीज़ आ चुकी है, वो है हम लोग जो बीज होते हैं उनको फैलाएंगे इससे बीज का छिड़काव किया जा सकता है। और बीज को छिड़कने से क्या होगा, वहाँ पर आने वाले कुछ सालों के अंदर हरियाली हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये एक यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सा स्टेप उठाया गया है। और आपको मालूम होगा हमारा एक टारगेट है, टारगेट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या था, एक इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने आर्टिकल के अंदर शायद मैंने हाईलाइट नहीं करी है एक इंपॉर्टेंट लाइन को, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। वो एक लाइन यहाँ पर यह है, देखो साल 2030 तक हमारा टारगेट यह है कि लगभग 1 बिलियन ट्रीज़ को हम लगाने हैं, ठीक है, और ड्रोन्स की मदद से हम लोग लगाएंगे, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट सेट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अभी हाल ही में जो ड्रोन की मदद से 1.5 लाख सीड बॉल्स को डिलीवर करा गया है, कहाँ पर, KBR नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक अच्छा स्टेप है। आप लोग यहाँ पर एक आइडिया, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें लिख सकते हो कि किस प्रकार से हम लोग ग्रीनरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप ये भी है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर सरकार से पूछा है कि आप रीजंस को एक्सप्लेन करो कि आपने वेमेन ऑफिसर्स को, वेमेन आर्मी ऑफिसर्स को क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आपको मालूम होगा, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ उसके बारे में। आर्टिकल देखो आने वाले टाइम पर ये वापस से चर्चा में आएगा ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है, क्या पूछा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा मैंने डिस्कस भी किया है
नोट्स वगैरह भी बताएं आपको कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था, देखो जो विमेन आर्मी ऑफिसर्स है ना, इनको पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में अलाउ किया गया था, मतलब ये जॉब कर सकती थी लगभग 10 से 14 साल तक। इनको लेकिन एक्सपेंड करके कर दिया गया परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर। कोई विमेन चाहती है परमानेंट सर्विस कमीशन के तौर पर काम करना, तो वो परमानेंट सर्विस कमीशन में भी सर्व कर सकती है। उस वो लगभग जब तक रिटायर ना हो जाए तब तक सर्व कर सकती है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। लेकिन परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए आपको क्लियरेंस चाहिए होता है, लगभग 60% तक मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 72 विमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ये काम करके दिखाया था, ये सब कुछ किया था। लेकिन फिर भी जो सरकार है उन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए इन 72 विमेन आर्मी ऑफिसर्स को इन एलिजिबल कर दिया। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, इसके पीछे का हमें रीज़न चाहिए कि आपने क्यों यहाँ पर इनको एक तरीके से हटाया है। अब जो कोर्ट है वो पूरा का पूरा केस 8 अक्टूबर को पोस्ट करने वाला है। देन उसके बाद मतलब आने वाले टाइम पर वापस हम लोग को एक केस देखने को मिलेगा। बाय द वे यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, परमानेंट सर्विस कमीशन क्या है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आर्टिकल फिर से आएगा तो हम लोग डिटेल में देन डिस्कस करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी डिटेलिंग नहीं बताई है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। हाँ, बाय द वे यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ड्रोन्स के बारे में चर्चा हो रही थी, तो ड्रोन्स यहाँ पर आपको समझ लेना है। ड्रोन्स क्या है बेसिकली, यहाँ पर इसको हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर किसी पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर रिमोट से इनको उड़ाया जाता है, आपको मालूम होगा ड्रोन्स को। और ड्रोन्स की जो कैटेगरीज है अलग अलग होती हैं, कुछ नैनो ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो ड्रोन्स होते हैं, कुछ स्मॉल ड्रोन होते हैं, कुछ मीडियम ड्रोन्स होते हैं। सबके वेट अलग अलग है। जो 250 ग्राम से मतलब जिनका वजन कम होगा वो नैनो ड्रोन्स कहलाएंगे, जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के आसपास होगा वो माइक्रो ड्रोन्स कहलाएंगे, जिनका वजन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम का होगा वो स्मॉल ड्रोन्स कहलाएंगे, जिनका वजन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम होगा वो कहलाएंगे एक बड़े ड्रोन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। वर्ल्ड सेक्शन पर एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चाइना और ताइवान के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा हो रही है। हमेशा से ही इनके लंबे समय से डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। चाइना मानता है जो ताइवान, देखो ताइवान अपने आप को मानता है कि हम लोग एक आइलैंड कंट्री हैं, एक अलग से हमारा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर चाइना कहता है कि नहीं, ताइवान हमारा पार्ट है। ये शुरू से आपको यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। बाय द वे ताइवान कहाँ पर है मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारा महान भारत। उसके बाद यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में आपको ताइवान यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री को यहाँ पर चाइना बोलता है ये हमारा पार्ट है, लेकिन ये कंट्री बार बार बोलती है नहीं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है, हम किसी का पार्ट नहीं है। और इसी चीज़ की वजह से ताइवान ने लगभग, आप कह सकते हो ताइवान ने बोला है कि जो चाइना है उसने 25 जेट्स भेज दिए हैं ताइवान एयर जोन के अंदर, और कोई नई बात नहीं है। देखो यहाँ पर चाइना बार बार एंटर करता है, बार बार ताइवान की टेरिटरी में इंकर्जन करता है, एंटर करने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें पिछले 9 महीनों के अंदर 500 से ज़्यादा बार यहाँ पर इंकर्जन कर चुका है। काफ़ी बार इनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ताइवान के साथ किया जाता है। और ताइवान के अंदर आप कह सकते हो कि चाइना ने लगभग 25 जेट्स को भेज दिया है। चाइनीज़ मिलिट्री के जो प्लेन्स है ये गए हैं, ऐसा यहाँ पर फ्राइडे में स्टेटमेंट देखने को मिला ताइवान का। ताइवान का कहना यह है कि यहाँ पर देखो जो हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं, और यहाँ पर ऐसा नया नहीं है, ऐसा होता रहता है लगातार। और लास्ट ईयर की बात करें तो जो चाइनीज़ मिलिट्री है उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। लास्ट ईयर लगभग 380 इंकर्जन हुआ है ताइवान के डिफेंस जोन के अंदर, मतलब 380 बार चाइनीज़ मिलिट्री बार बार आप कह सकते हो घुसने की कोशिश करी है। और जो नंबर ऑफ इंकर्जन है पहले 9 महीनों के अंदर, इस साल के अंदर अगर हम बात करें इस साल के पहले 9वें महीने के अंदर, तो वहाँ पर 500 बार से भी ज़्यादा यहाँ पर ये लोग इंकर्जन करने की कोशिश करी है चाइना ने। तो चाइना का यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा टारगेट है कि जैसे तिब्बत के ऊपर कब्जा किया है, तिब्बत को कंट्रोल किया है, उसी वजह से यहाँ पर ये ताइवान को भी कंट्रोल कर पाए। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है चाइना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है ताइवान को लेकर। अभी के लिए यहाँ पर इतनी सी सिचुएशन है, इतनी सी कंडीशन है, आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कुछ। यहाँ पे आर्टिकल में बात हो रही है एक्सपोर्ट के बारे में। देखो एक्सपोर्ट जो है हमारा काफ़ी बड़ा है, लगभग 21% से एक्सीड हुआ है सितंबर के महीने में। देखो अभी सितंबर का महीना खत्म हुआ, अक्टूबर का महीना लगा, जीएसटी का डेटा हमने डिस्कस किया, जीएसटी भी इंक्रीज़ हुआ प्लस एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। इससे पता चलता है हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी बहुत ग्रो होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है कि इकॉनमी हमारी थोड़ी और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ डेटा आपको यही देखने को मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा, लगभग 21.3% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, और लगभग 33.44 बिलियन डॉलर का हुआ है सितंबर के महीने में। और इसको बोला गया ये कहीं ना कहीं
पिछले साल के सितंबर से, और उससे पिछले साल के सितंबर से भी कहीं गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के अंदर, और इंडिया ने एक्सपोर्ट में काफ़ी हद तक मामला जकड़ा है, चाहे वो आप कह सकते हो कोविड-19 का टाइम ही क्यों ना हो। आपको डेटा नहीं याद रखना है कि हाँ इतनी परसेंट हायर हुआ है, इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा ऐसे याद रखने लगे तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा। बस आप लोग एक आइडिया रख सकते हो कि हाँ थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट लेवल इंक्रीज़ हुआ, इससे पता ही चलता है हमारी इकॉनमी थोड़ी बहुत ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्शन है, स्पोर्ट्स एक्शन पे भी कुछ ऐसा आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखो आज सैटरडे है तो सैटरडे में ज़्यादा एडिटोरियल आई नहीं है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस एडिटोरियल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल में बात करी गई है स्कूल्स खुल रहे हैं, क्या हम लोग प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं, वही आम सी बात है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। एक आर्टिकल यह है, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, उसके बेसिस पर यह आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सैटरडे है, सैटरडे में सिर्फ एक ही पेज पर एडिटोरियल आता है, दूसरे पेज पर कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है। ग्राउंड जीरो का पेपर आता है, ग्राउंड जीरो को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वाले आर्टिकल से। देखो इस आर्टिकल में बात हो रही है नो क्लीन स्वीप के बारे में। अब यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो काफ़ी लंबे समय बाद हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है, क्या? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ध्यान से सुनना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। मैं अर्बन की बात कर रहा हूँ, जो एक तरीके से शहर वाले एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। इसका 2.0 लॉन्च किया गया है, इसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया है। उसी प्रकार से जो अमृत है, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी शहर के लिए काम करता है, इस वजह से इसको अमृत बोला गया है। और इसका भी 2.0 लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर दोनों के फेस दूसरे दूसरे लॉन्च करे गए इन दोनों प्रोग्राम्स के। अब यहाँ पर इसी के ऊपर फोकस रखा गया, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखो जो ये स्वच्छ भारत प्रोग्राम अर्बन मिशन 2.0 है, इसका मेन मकसद ये है हमारे कंट्री के अंदर जो भी शहर हैं उनको गार्बेज फ्री बनाया जा सके, वहाँ से जो भी कूड़ा करकट है उसको मैनेज करें प्रॉपरली, और एक तरीके से जो ब्लैक वाटर है उसको मैनेज किया जा सके। बहुत सारी जगह में यहाँ पे आपको वाटर से रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो इन सबको मतलब जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाने का फोकस रखा गया है इस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा स्वच्छ भारत प्रोग्राम, तो यहाँ पर भारत को स्वच्छ बनाने का डिस्कस किया गया, काफ़ी सारा अमाउंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके बाद बोला जो अमृत मिशन है, अमृत मिशन भी कहीं ना कहीं वाटर के लिए काम करता है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इन मिशन के बारे में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च करे इस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है स्वच्छ भारत अर्बन मिशन के अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच ना करा जाए, इसके ऊपर यहाँ पर ये फोकस रखता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी को अच्छे से तीनों लेवल पर इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब इसको और हार्ड बनाया गया। यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया है और एक तरीके से जो लोग हैं वो खुले में शौच ना करें उसके ऊपर यहाँ पर फोकस रखा गया है, इस वजह से इसको ओपन डेफिकेशन फ्री बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी गंदा पानी होता है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, वो भी इस मिशन के अंदर डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर कूड़ा का ढेर लगा रहता है, तो उन कूड़े के ढेरों को कैसे हटाया जा सकता है, जो भी शहर हैं उनको गार्बेज फ्री कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर ये मिशन काम करेगा। उसके बाद आप कह सकते हो आज के टाइम पर, आज की तारीख में लगभग 4 शहर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल टॉप पर हैं, 5 स्टार सिटी के अंदर आते हैं जहाँ पर सफाई सबसे ज़्यादा है। वो 5 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, मैसूरू कर्नाटका में है। तो यहाँ पर ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि 5 स्टार सिटीज़ की तरह पर कंसीडर करे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा हो रही है। ये तो हमारा स्वच्छ भारत मिशन वो पहले वाला था जिसको लॉन्च किया गया था, अब इसका दूसरा फेज लॉन्च किया गया है। अब जो ये मिशन है इसको आने वाले 5 साल में हम लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आने वाले 5 साल कौन कौन से होंगे? साल 2021 से लेकर साल 2026 तक ये मिशन चलेगा। फोकस क्या रखा गया है? देखो फोकस बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर रखा गया है, जैसे कि जो गंदा पानी होता है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, जो मल होता है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो कूड़ा करकट होता है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है,
है, आज के टाइम पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरा है। तो इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे हम लोग कम से कम कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर ये मिशन फोकस करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, पोल्यूशन को भी कहीं ना कहीं ये मिशन कम करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले मिशन की। ठीक है, ये तो हमने बात करा था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाले की। अब अमृत के बारे में बात करें तो आर्टिकल ये भी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अमृत की मैंने आपको पूरी की फुल फॉर्म बताई थी, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहर वाले एरियाज़ हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको वापस से नया करना, मतलब रिजुविनेट करना। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये मिशन फोकस करता है। इस मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी जो मिशन लॉन्च हुआ है ये दूसरा फेस है, आपको मालूम होगा ये 2.0 वाला है। यहाँ पे देखो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस यही है कि एक साफ सुथरा पानी लोगों के घर में पहुँच जाए, टैप वाटर लोगों के घर में पहुँच जाए, यहाँ पर ये फोकस रहता है। ठीक है, जो गंदा पानी है उसको मैनेज कर सके, तो मेन फोकस यहाँ पर ये पानी के ऊपर ही किया जाता है इस मिशन का। तो आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत सारा गंदा पानी रिवर्स में आज के टाइम पर जाता हुआ नजर आ रहा है, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके ऊपर भी यहाँ पर ये फोकस रखता है। ठीक है, और कह सकते हो कि पॉल्यूशन वगैरह भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर भी यहाँ पर ये फोकस रखता है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वाटर सप्लाई को इम्प्लीमेंट कैसे करना, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो गंदा पानी है उसको कैसे मैनेज करना, और यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे मैनेज करना, जो नाली का पानी है उसको कैसे मैनेज करना। उसके बाद यहाँ पर ये एक मेन फोकस इस मिशन के अंदर ये भी है कि देखो कभी कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, उन स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से रिप्लेस किया जा रहा है। अब यहाँ पर उन स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से जो रिप्लेस किया जाएगा वो भी इसी स्कीम के अंदर किया जाएगा। इसका जो मतलब आप कह सकते हो मेन मकसद यही है कि जो सिटीजन्स हैं उनको एक तरीके से उनकी मतलब सिटीजन सर्विस को जो डिलीवरी होती है सिटीजन सर्विस के रिगार्डिंग उसको इम्प्रूव करना, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी होती है उसको कम करना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे क्लीनलीनेस के अंदर, खासकर जो वाटर है उसको लेकर ये काम करने वाला है अमृत मिशन। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये अमृत और ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये देखने को मिलेगी। 2.0 लॉन्च हो चुका है, चाहे वो इसका हो चाहे वो उसका हो। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल बात है, अब नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर क्राइम एंड द पेंडेमिक के बारे में बात हो रही है। पेंडेमिक के टाइम पे यानी कि जो ये हमारा का पूरा कोविड-19 का समय चला, लॉकडाउन चला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा क्राइम जो होता है एक तरीके से वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, अगर हम बात करें क्राइम कौन कौन से स्टेट्स में इंक्रीज़ हुआ है, कौन से स्टेट में कम हुआ है, ये सब कुछ ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है ये डेटा किसने रिलीज़ किया है। तो एक एनुअल रिपोर्ट आई है किसके द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, एनसीआरबी के द्वारा। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है साल 2020 के क्राइम की रिपोर्ट्स जारी करी है। अब साल 2020 में कहाँ पर कितने क्राइम हुए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एनसीआरबी के बारे में समझ लो जिसने ये डेटा जारी किया है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनसीआरबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसको 1986 में बनाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब यहाँ पर इसका मेन काम यही है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और आप कह सकते हो एक स्टैटिस्टिक्स ये तैयार करता है, एक डेटा तैयार करता है साल भर में कि कितने क्राइम्स हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर एक क्राइम्स हुए हैं, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर क्राइम्स ये देखने को मिले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये एक डेटा तैयार करता है। इस पूरे के पूरे बॉडी को सेटअप किया गया था एक रिकमेंडेशन पर, और वो रिकमेंडेशन था नेशनल पुलिस कमीशन का। उसके बेसिस पर यहाँ पर इसको सेटअप करा गया। और आपको ध्यान रखना है एनसीआरबी आज के टाइम पर साल भर का भी एक कॉम्प्रहेंसिव स्टैटिस्टिक्स लेकर आता है, साल भर का एक टोटल डेटा लेकर आता है कि कितना कितना क्राइम हुआ है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट करके आती है, आप देख पाओगे ये रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया जिसको रिलीज़ किया गया है। ये साल 2020 वाली रिपोर्ट जो है हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो आज का थंबनेल आपने देखा होगा वो भी यहाँ पर इसी आर्टिकल के बेसिस पर बनाया गया है। जेंडर के बारे में बात करेंगे, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस के अंदर है, वहीं से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है इन्होंने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 वाली लॉन्च करी, और इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि देखो लॉकडाउन के अंदर अगर हम बात करें, पैंडेमिक के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर जो क्राइम है, जो अत्याचार है वो और बढ़ चुका था। यानी वेमेन के अगेंस्ट में, चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो और इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर इस रिपोर्ट ने इसको बताया।
अब हम बात करते हैं क्राइम के साथ साथ और क्या कौन कौन से क्राइम, मतलब ये जो एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके साथ साथ और कौन कौन से क्राइम इंक्रीज हुए हैं। जैसे राइट्स होते हैं, राइट्स मतलब दंगे, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हुए हैं, कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि आपका तो रिलीजन वाले जो दंगे हो जाते हैं ना रिलीजन के बेसिस पर, वो कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। कम्युनल राइट्स को रजिस्टर करा गया है, आप कह सकते हो लगभग साल 2020 के अंदर 96% से इंक्रीमेंट देखने को मिला। साल 2020 में कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैं आपको एक डेटा में समझाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अच्छे से। अब जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, इसने यहाँ पर साल 2020 के अंदर बताया कि इसको कंपेयर किया साल 2019 से, तो साल 2019 से भी अगर हम बात करें तो साल 2020 के अंदर क्राइम ज़्यादा बढ़ा है, अत्याचार इंक्रीज हुआ है। कम्युनल राइट्स के अंदर 96% से इंक्रीमेंट देखने को मिला। कम्युनल राइट्स की बात करें तो साल 2019 में लगभग 438 केसेस थे कम्युनल राइट्स के, और यही दंगे साल 2020 के अंदर बात करें तो 857 है। कास्ट राइट्स की बात करें, जातिवाद के ऊपर जो दंगे हुए हैं, 2019 के अंदर लगभग 492 थे, 2020 के अंदर 736 केसेस देखने को मिले, मतलब 50% से इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। एग्रीरियन या एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारे राइट्स देखने को मिले 2019 के अंदर और 2020 के अंदर। उसके बाद आंदोलन, मोर्चा राइट्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप हर एक राइट देख रहे होंगे, हर एक राइट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि जितने भी क्राइम्स है, जो भी दंगे हैं, वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। आप ओवरऑल देखोगे ना तो ओवरऑल इंक्रीमेंट देखने को मिला है सारे दंगों के अंदर, और यहाँ पर 12% तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे बोला गया, एक देखो इस डेटा के अंदर ये भी बोला गया है, यूपी एक ऐसा स्टेट बन चुका है, मतलब जहाँ पर आप कह सकते हो ये चीज़ें जो है एग्जैक्टली जो राइट्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और क्या क्या है। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि देखो जो ये क्राइम्स है, क्राइम्स के बेसिस पर कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि सब जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है, कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे कम क्राइम हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर तमिलनाडु, केरला और दिल्ली एक ऐसे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है 2020 के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कौन से स्टेट्स हैं जहां पर सबसे कम क्राइम हुआ है साल 2020 में, तो वो सिक्किम है, मणिपुर है और नागालैंड है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ डेटा अपने पास एक वन लाइनर में नोट करके रख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे जीएस पेपर मेंस में भी। हम लोग इसको कोट कर सकते हैं, हमारे पास एक डेटा बिल्कुल तैयार है कि हाँ एनसीआरबी का 2020 का ये डेटा है, ये बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग आते हैं वापस से अपने इस आर्टिकल के ऊपर। तो ये कम्युनल राइट्स में हमने डिस्कस किया, काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बहुत सारे केसेस यहाँ पर रजिस्टर करे हैं। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो दिल्ली एक ऐसी जगह निकल कर आया है जो कि एक अनसेफ है वुमेन के लिए, ऐसा बोला गया। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल क्राइम्स की। कुछ क्राइम्स हैं जो कि कम हुए हैं, जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं जैसे कि चोरी डकैती वाले। अब लॉकडाउन था तो चोरी डकैती वाले यहाँ पर क्राइम कम होंगे ही, तो ये थोड़े से कम हुए हैं ऐसा बताया गया। और यहाँ पर उसके बाद दिल्ली यहाँ पर एक अनसेफ निकल कर आया जगह, मतलब वुमेन के लिए दिल्ली इज़ द मोस्ट अनसेफ सिटी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्योंकि 2020 के अंदर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर ये क्राइम देखने को मिला है अगेंस्ट द वुमेन। उसके बाद एनवायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस भी देखने को मिले, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्राइम्स हम लोग को देखने को मिले। साइबर क्राइम भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें साइबर क्राइम की तो ये भी लगभग इंक्रीज़ हुआ है, साल 2019 से इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। साल 2019 के अंदर 3.3% तक थे और साल 2020 के अंदर 3.7% से यह साइबर क्राइम इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद आप कह सकते हो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट होते हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके अंदर आपको उसके साथ साथ बोला गया जो यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत सारे जो केसेस देखने को मिलता है वो भी रजिस्टर करे गए हैं। तो मतलब कि क्राइम कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया पैंडेमिक के टाइम पे। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, 2 एडिटोरियल थे। अब ये वाला जो एडिटोरियल है बेसिकली गांधी जी वाला, इसको मैं कल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कल संडे भी है, कल हमारे पास कोई एडिटोरियल आएगा नहीं, तो कल हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके, तो गाइज इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।